गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भाग 2 में विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया हमारा व्यापारिक समूह है जिसमें विश्व के देश सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य था इसको बनाने का, उस उद्देश्य में था कि व्यापार के प्रतिबंधों को हम कम करें और देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन को गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से इस संस्था की स्थापना 1948 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में हुई थी। इसलिए हम कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन को पहले हम गैट के नाम से जानते थे और जो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गैट ने व्यापार के अंदर जो बाधाएं आ रही थी विश्व स्तर पर, उसको आर्थिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देशों के बीच में जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको दूर करने पे भी महत्वपूर्ण भूमिका गैट ने निभाई थी। गैट विभिन्न देशों के बीच में जो झगड़ा निपटान प्रणाली थी वो विलंबकारी थी, उनको उसको मानने के लिए भी देश मजबूर नहीं थे। तो इस तरह की कुछ समस्याएं थी जो गैट के सामने आ रही थी। और जो गैट था ये केवल चुनिंदा जो चीज़ें हैं, चुनिंदा वस्तुओं के व्यापार पर ही लागू था। इसमें सेवाओं के व्यापार पर गैट लागू नहीं था। और उरुग्वे जो राउंड था हमारा, उरुग्वे राउंड के अंदर हमारा व्यापार में सेवाओं को भी शामिल किया गया था, लेकिन देशों के बीच में उस पर भी समझौता नहीं हो पाया। अगर हम बात करें तो गैट सिर्फ एक बहुपक्षीय समझौते के बारे में सिर्फ नियमों का एक संगठन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लिखा हुआ पुलिंदा ही था। और इसको जो स्थिति थी इसकी वो भी वैधानिक नहीं थी और सभी देश इसको मानने के लिए भी मजबूर नहीं थे। तो गैट के सामने कुछ ये समस्याएं थी। अगर हम बात करते हैं कि जो गैट है, गैट को 1 जनवरी 1995 को गैट को नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया और उस समय इसके जो सदस्य देश थे वो 124 थे और जो जुलाई 2016 में 164 हो गए हैं। अगर हम इसके कार्यों और उद्देश्यों की बात करते हैं तो विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे बात करें तो विश्व व्यापार संगठन ही ऐसा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के जो बीच में जो नियम है उनको लागू करवाता है और उनके बीच में आ रही टैरिफ से रिलेटेड या गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के नियम भी ये बना रहा है। और ये सुनिश्चित भी करता है कि इसमें अल्प विकसित देश भी इससे लाभ प्राप्त करें। और अगर कोई सदस्य इसके समझौते और नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी शिकायत ये अपनी समिति के द्वारा इसका जो शिकायतें होती हैं किसी देश की तो उनको भी दूर करने का ये प्रयास करता है। WTO की अगर हम बात करते हैं तो वस्त्र हो गए, व्यापार हो गया, सेवा व्यापार हो गया, दूर संचार हो गया, बैंकिंग हो गई, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण हो गया, ये सभी इसने अपने कार्य के अंदर इसको सम्मिलित किया गया। जैसा कि हमने पहले देखा था कि गैट के अंदर सिर्फ वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित किया गया था, उसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि WTO के अंदर ये सारी चीज़ें सम्मिलित थी। अगर हम इस संगठन की बात करते हैं तो ये प्रतिस्पर्धा, देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है और साथ में रोजगार का जो स्तर है उसको बढ़ाता है, क्योंकि उत्पादकता बढ़ रही होती है, उत्पादन बढ़ रहा होता है तो रोजगार भी साथ में बढ़ता है और उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सभी देश प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वस्तु की कम कीमत उपभोक्ताओं को मिलती है। अगर हम संसाधनों के उचित उपयोग की बात करते हैं तो इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और जो अति गरीब राष्ट्र है उनके लिए भी विकास का उसमें विशेष प्रावधान दिया गया है। अगर हम बात करें विश्व व्यापार नीति की तो इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक भी इसके अंतर्गत इनको सहयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो विकासशील देश हैं वो आसानी से ऋण उपलब्ध उनको हो जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं, क्योंकि अनेक लोग हैं जो अगर हम बात करें, हमने पहले पढ़ा था फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार से और भूमंडलीकरण के प्रभाव से परेशान हैं, वो इनकी आलोचना कर रहे हैं और वो विश्व व्यापार संगठन के विपक्ष में उन्होंने कई तर्क भी दिए हैं। तो कृषि क्षेत्र को हानि के लिए जब से WTO के अंदर कृषि को शामिल कर लिया गया है, तो किसानों को कृषि संबंधी जो तकनीक है, बीज है, खाद है, कीटनाशक खरीदते समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लूटना पड़ेगा। और बड़े किसानों को तो फ़ायदा रहेगा, लेकिन मध्यम और छोटे किसान इससे बर्बाद हो जाएंगे। इस समझौते के बाद जो कृषि जो सेक्टर है उसमें सब्सिडी को बंद कर दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की आड़ में जो विकासशील देशों को द्वारा जो उत्पादित हो रहे हैं कृषि की वस्तुओं, वो विकसित देशों का निर्यात उसके अंदर घट जाएगा। और WTO ने पौधों की किस्मों का जो संरक्षण है स्वे जेनेरिस कानून द्वारा निर्धारित किया है कि भारत तथा अन्य विकासशील देशों के किसान हैं वो उत्तम किस्म के पौधों को प्राप्त करने के लिए उनको काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह जो आलोचना करने वाले हैं उन्होंने कृषि क्षेत्र को हानि बताई है कि विश्व व्यापार संगठन की वजह से हमारे कृषि क्षेत्र में क्या क्या हानि उठानी पड़ेगी। इसी तरह उन्होंने घरेलू उद्योगों को हानि बताई है कि इसके बाद विदेशी निवेश पर हमारे जो सरकार होती है देश की, उसका नियंत्रण नहीं रहता और MNCs कंपनियां, बहुअंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती है और घरेलू उद्योग उसमें पिछड़ जाते हैं, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनके पास आधुनिक तकनीक होती है और वो उसके द्वारा घरेलू जो उद्योग हैं उनको तबाह कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के कुप्रभाव की। जो भारतीय जड़ी बूटियां हैं, खाद्यान्नों का विदेशी कंपनियों के द्वारा पेटेंट किया जाता है और अगर हम इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो हमें रॉयल्टी के रूप में बड़ी राशि देनी पड़ सकती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। सेवा क्षेत्र को हानि इस समझौते की वजह से जो सेवाओं का उदारीकरण है वो प्रबल करता है, लेकिन इसका लाभ सिर्फ विकसित देशों को ही मिलेगा। विकासशील देशों को बैंकिंग, बीमा है, शिक्षा, होटल इत्यादि से जुड़ी सेवाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगी। बेरोजगारी में वृद्धि होगी। जो वस्तुएं आयात की जाती हैं, जो मंगाई जाती हैं, उनका जो स्वतंत्र रूप से आएंगी तो विकासशील और अल्प विकसित देशों में रोजगार के अवसरों में कम वृद्धि होगी, जबकि विकसित देशों ने अपने विचारों को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए अभी तक नहीं खोला है। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि गैट और विश्व व्यापार संगठन, तो जब हमने अभी पढ़ चुके हैं कि गैट की स्थापना जो है वो 1948 में स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में हुई थी और उसी के बाद 1995 को हमारा उसका नाम बदलकर उसको रूपांतरित कर दिया गया था विश्व व्यापार संगठन में। ठीक है, और इसका जो हमने अभी पहले भी बात की थी, व्यापार में प्रतिबंधों को कम करना इन एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो उरुग्वे की बात कर रहे थे कि उरुग्वे का जो 8वां दौर था उसके अंदर सेवाओं को गैट में शामिल करने की बात की थी, लेकिन ये हो नहीं पाया था। और इससे हम ये देख रहे थे कि 1986 की बात करते हैं, जब 8वां अधिवेशन हुआ था 48 से लेकर 86, लगभग 4 दशक के बीच में विश्व व्यापार के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था और जो पहले कृषि का जो योगदान 40% था वो घटकर 13% रह गया था। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र की तुलना अगर हम सेवा क्षेत्रों की बात करते हैं तो सेवा जो क्षेत्र था, कुल राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 से 70% हो गया। इसलिए सेवा क्षेत्र को व्यापार की सूची में शामिल कराने का उरुग्वे के दौर में 8वें राउंड में इसका अधिवेशन में इसको प्रयास किया गया था। और इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं ट्रिप्स की बात करते हैं, ट्रिम्स की बात करते हैं, ट्रेड इन सर्विस की बात करते हैं, ऐसे जो मुद्दे हैं वो पहली बार इस वार्ता के अंदर शामिल किए गए थे। अगर हम 4 वर्षों में देख रहे हैं ऊपर कि इन मतभेद हो रहे थे, इनको दूर करने के लिए जो गैट के महानिदेशक थे आर्थर डंकल थे, उन्होंने डंकल प्रपोजल के नाम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको दिसंबर 1993 में मंजूरी मिल गई थी और इसलिए फाइनल एक्ट था और इसमें भारत सहित 117 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस गैट के जो समझौता हुआ था इसके क्या क्या प्रभाव रहे हैं, तो हम वो देख सकते हैं कि मूलभूत जो शुल्क है और निर्यात सहायता में कमी। भारत ने जो मूलभूत शुल्क में
30% कमी करने का वचन दिया था। ये कमी 6 वर्षों तक लागू रहनी थी, जिसके अनुसार कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल शामिल थे, जिसमें पेट्रोल, कृषि उत्पाद, उर्वरक, धातु पर ये लागू नहीं था। इस प्रकार की कमी भारत में आर्थिक सुधारों का अंग थी। इसकी सिफारिश चेन्नैया कमेटी ने की थी। और इस समझौते के अनुसार भारत जैसे विकासशील देश हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1 से कम है, उन देशों को वस्तुओं पर निर्यात में जो सहायता है उसके प्रतिबंध की छूट है, और उनका हिस्सा भी 3.25% से कम है। अगर हम बात करते हैं तो भारत के निर्यात में अगर देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं। चावल है, चाय, मसाले, लौह अयस्क, चरम उत्पाद है, हीरे और आभूषण का हिस्सा अधिक है। तो इसका अभिप्राय है कि ये सभी जो भारत की वस्तुओं का निर्यात है ये 22.8 है। इसका मतलब है कि जो इसके अलावा बच गए हमारे 22.8% से 100 में से, तो उनके ऊपर गैट समझौते का नियंत्रण नहीं है, जिससे भारत के जो निर्यात है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। अगर हम बात करते हैं, जब हमने कहा था ट्रिप्स की, यहाँ पे सबसे पहले बात हुई थी इस दौर में, ट्रिप्स के अलावा ट्रिम्स की और ट्रेड इन सर्विस की बात हुई थी, तो उनका क्या प्रभाव पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था का। ट्रिप्स का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कृषि और औद्योगिक अगर जो क्षेत्र है इसको ये ज़्यादा, औषधि क्षेत्र को ये अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि औद्योगिक प्रौद्योगिकी में किसी प्रकार की खोज होती है तो उसमें पेटेंट की आवश्यकता होती है। इसमें असल में होता क्या है कि पेटेंट जो धारक होता है, जिसने उस वस्तु की खोज की होती है, उसके उत्पादन पर उसी का ही एक अधिकार होता है, और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह सकता। उसके जो वस्तु की जो कीमत है उस पर भी वो कितनी भी उस वस्तु की कीमत को रख सकता है। तो इससे जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमतों पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इससे दवाइयाँ काफ़ी कीमती हो जाती हैं। अगर पेशेंट एक्ट की बात करते हैं जो 1970 है, उसके प्रभाव से हमारे भारत में दवाइयों की कीमतें निम्न स्तर है। लेकिन अगर ये एक्ट ट्रिप्स वाला अगर ये एक्ट हमारे भारत देश में लागू हो जाता है, तो औषधि निर्माण उद्योग है जो बड़ी प्रगति की जाने की अगर हम कहते हैं तो संभावना है। और इस समझौते के अनुसार 70% जो दवाइयाँ हैं वो इस नियम के नियंत्रण में होंगी, और हमें जो पेटेंट धारक है उसको हमें काफ़ी राशि देनी पड़ सकती है, जिससे दवाइयों की जो कीमत है वो 5 से 10 गुना तक बढ़ जाएगी। और हमारे जो भारत देश में लगभग से 30% जनसंख्या ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करने में सक्षम है, और इस समझौते के बाद केवल 10% व्यक्ति ही इस दवाइयों को प्रयोग कर पाएंगे, और हमारे भारत देश की जो जनता का स्वास्थ्य है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर अगर हम बात करते हैं कृषि में पेटेंट आरक्षण की, अगर हमने अभी पढ़ा था जो प्रपोजल दिया था डंकल ने, गैट के महानिदेशक थे, उन्होंने कहा कि उनके अनुसार कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा इस प्रस्ताव के द्वारा प्रभावित होने वाला है। जो भी नई किस्म है, बीजों का जो विकास करने वाले देश हैं वो उनको पूरी किसी भी कीमत पर उनको बेचने का पूरा अधिकार होगा, और लाभ उठाकर बीजों को मनमाने मूल्य पर बेचेंगे। और जो बड़े किसान हैं वो तो उन महंगे की बीजों को खरीद लेंगे, लेकिन जो बेचारे मध्यम और छोटे किसान हैं वो उन कीमतों पर नहीं खरीद पाएंगे। और भारत की जो हमारी जनसाधारण जो वितरण प्रणाली है, जिसको हम कहते हैं जैसे राशन जो प्रणाली है, उस पर काफ़ी ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसके बाद जो आर्थिक सहायता दी जाती है गरीबों को भोजन देने के लिए दी जाती है, उसको अनुमति नहीं दे पाएगा। और बहुत से आलोचक इसको भारत की प्रभुसत्ता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। अगर हम देख सकते हैं कि जैसे हमने उदाहरण दे रखा है कि 1995 में जो अमेरिकी कानून है उसने भारतीय हल्दी को पेटेंट कर दिया था। भारत ने इसका विरोध किया था, और अमेरिका ने अपनी गलती महसूस की और हल्दी का पेटेंट रद्द कर दिया था। इसी प्रकार एक कंपनी ने नीम के पेटेंट लिया, बासमती चावल का पेटेंट लिया, गौमूत्र का भी 2002 में पेटेंट किया है। ये हमारे अमेरिका द्वारा हमारे भारत के जो जैव उत्पाद हैं उन पर प्रत्यक्ष अतिक्रमण के हम कुछ उदाहरण इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गैट में सामाजिक धारा की बात करते हैं तो गैट ने मार्च 1994 के समझौते में सामाजिक धारा के नाम से एक धारा जोड़ी गई थी, और इसका प्रस्ताव यूएसए ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए
विकासशील देशों के बारे में कहा कि यहाँ पे मजदूरी दर सस्ती होने के कारण जो भी चीज़ें आयात की जाती हैं उन पर अधिक कर लगाया जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि भारत में अगर हम शर्ट देखते हैं तो वो 200 रुपये की मिलती है, और अगर हम उसी शर्ट को अमेरिका में खरीदते हैं तो वो 800 रुपये की हमें मिलती है। तो इसका जो मुख्य अंतर है कि यहाँ 200 की है और अमेरिका में 800 रुपये की, तो वो क्यों है? क्योंकि जो 200 रुपये की शर्ट है उसमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो उत्पादन जो लागत है यानी कि जो मजदूरी है वो काफ़ी कम है, और अमेरिका में वो मजदूरी की दर है वो इतनी ज़्यादा है, जिस वजह से इनकी कीमतों में भारी अंतर है। तो अमेरिका यही कहना चाह रहा था कि वो जो 200 रुपये की शर्ट अगर अमेरिका में बेची जाएगी तो उस पर इतना ज़्यादा कर लगा दिया जाए कि वो वहाँ पे वो भी उनको 800 रुपये की मिले, तो ताकि जो अमेरिका के उत्पाद हों उनको भारत से प्रतिस्पर्धा का सामना न करे। और अमेरिका ने इसे सामाजिक शोषण का नाम दिया था, लेकिन भारत और अन्य विकासशील देश हैं उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, सस्ती मजदूरी। और अगर हम विकसित देशों की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने हमेशा ही प्रौद्योगिकी जो हम खरीदते हैं विकासशील देश, वो उन्होंने काफ़ी महंगी ही होती है और उनको महंगे ही दामों पर बेची देते हैं, वो उसका निर्यात करते हैं। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है वो भारत से ना तो कालीन खरीदेगा, ना हीरे आभूषण खरीदेगा, ना सिले सिलाए कपड़ों को, उन सभी पर वो प्रतिबंध लगा देगा, जिससे मजबूर होकर जो विकासशील देश है वो कच्चे माल का निर्यात करने लगेंगे, क्योंकि उनका तैयार माल वहाँ पे उन पर प्रतिबंध लग चुका होगा, तो इसलिए वो कच्चे माल को वहाँ पे निर्यात करेंगे। और इससे फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अर्थव्यवस्था इस तरह की विकसित हो जाएगी और उपनिवेश का दौर दोबारा से शुरू हो जाएगा। इसलिए 1995 में दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सामाजिक धारा को पूर्ण रूप से नकार दिया गया था। अगर हम बात करते हैं गैट के अंतिम प्रस्ताव में विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था की गई थी, और भारत भी इन सदस्य के संस्थापक देशों में से एक था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसके बाद भारत का जो विदेशी व्यापार है वो काफ़ी उन्नत हुआ है, काफ़ी बढ़ा है, और सदस्य देशों को ये ऋण भी देता है, और उनके बीच में अगर झगड़े होते हैं तो उनका निपटारा भी WTO करता है। और जैसे जो महत्वपूर्ण शुल्क होते हैं, निर्यात निरीक्षण होते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा या लाइसेंस व्यवस्था होती है जिसे आयात रुका हो जाता है, उनको भी ये देखरेख करता है। तो WTO के ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो इसके अलावा हमारे इस जो आज हमने ये टॉपिक कवर किया है, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गैट और विश्व व्यापार संगठन पर विस्तार पूर्वक लिखिए, विश्व व्यापार संगठन के विपक्ष में बताइए, तर्क दीजिए, और विश्व व्यापार संगठन के कार्य और उद्देश्य क्या क्या हैं उनके बारे में बताइए। इसी के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से WTO और गैट हमारा जो टॉपिक है वो कवर होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे विश्व के प्रमुख जो प्रादेशिक व्यापारिक समूह हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गुण दोष की बात करेंगे, और इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसकी नूतन प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।